इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। देखिए लोकेशन कहाँ कहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है हमने डिस्कस किया। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, जहां पर भी ये प्रेजेंट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर cuboidal epithelium is responsible for secretion and absorption while squamous is responsible for acting as a diffusion boundary। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए लंग्स में ये प्रेजेंट है इन एल्वियोलस, तो वहां पर ये किस चीज का डिफ्यूजन करता है, गैसेस का। ब्लड वेसल के एंडोथेलियम में ये प्रेजेंट होता है और यहाँ पर भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी गैसेस के डिफ्यूजन के लिए। किडनी में ये प्रेजेंट है, वहां पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के सब्सटेंसेस के एक्सचेंज होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम can also exist in stratified layer। स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब होता है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जो एक से ज्यादा लेयर होता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिंपल एपिथेलियम, एक मिनट देखिए, फ्रॉम द प्रीवियस क्लास एपिथेलियम सिंपल होता है और कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड होता है। तो स्ट्रैटिफाइड में साइड बाय साइड हम लोग इस चीज को देखते हैं। स्ट्रैटिफाइड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मोर देन वन लेयर, उसी को कंपाउंड कहते हैं। और क्यूबॉइडल मतलब जितने भी मल्टी लेयर होंगे वो सब क्यूब सेल शेप के होंगे और नीचे प्रेजेंट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन सब में न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे लिविंग सेल प्रेजेंट है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ पर पाया जाता है? ये मिलता है डक्ट ऑफ ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। डक्ट का मतलब होता है, अगर ये ग्लैंड है तो यहाँ से एक पाइप इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आता है जिसमें सिक्रीशन पोर होता है, उसे कहते हैं डक्ट। तो डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, duct of salivary glands, it is present in duct of sweat gland, duct of salivary gland, duct of sebaceous gland, sebaceous gland जो सीबम सिक्रीट करता है, ये भी स्किन में प्रेजेंट है। सैलिवरी ग्लैंड में तीनों ग्लैंड की बात हो रही है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, इन तीनों की बात हो रही है। उसके अलावा ऑल्सो इन डक्ट ऑफ पैंक्रियास यानी कि पैंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। स्क्वैमस भी कई बार मल्टी लेयर होता है। Then it is known as squamous or stratified squamous। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस दो प्रकार से मिल सकता है, मल्टी लेयर होगा ये, पर मल्टी लेयर में केराटिन प्रोटीन का कोट है तो उसे कहेंगे केराटिनाइज, और अगर केराटिन का कोट नहीं है तो उसे कहेंगे नॉन केराटिनाइज। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस दो प्रकार के पाए जाते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब केराटिन प्रेजेंट होगा और इस केराटिन की वजह से जो भी सेल होंगे वो सब इसके बीनीथ डेड सेल्स होंगे। ये मिलता है हमारी स्किन में। स्किन जो है वो क्या है? स्किन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इट इज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो केराटिन कोटेड है। उसके अलावा स्किन के मॉडिफिकेशन जैसे कि स्केल्स, हॉर्न्स, हेयर्स, feathers, nails, etc. All these are dead cells। नॉन केराटिनाइज्ड पाया जाता है ओरल कैविटी में, इनसाइड अवर माउथ यानी कि लाइनिंग ऑफ cheeks, lining of palate, and also in pharynx,
ईसोफेगस यहाँ पर पाया जाता है, एंड लाइनिंग ऑफ वजाइना। ये नॉन केराटिनाइज्ड है, मतलब कि ये लिविंग सेल्स है, डेड नहीं है। ठीक है, अब स्क्वैमस में यहाँ पे केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड तो लिख दिया हमने, बट व्हाट इज केराटिन? केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो इम्परमिएबिलिटी देता है सब्सटेंसेस के लिए। इसीलिए जहां पर केराटिन प्रेजेंट होता है वहां पर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते और वो एरिया क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाते हैं। वहां के सेल्स क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो इसीलिए ये किस काम आता है, ये सिर्फ आउटर सरफेस बनाने के काम आता है। स्ट्रैटिफाइड या फिर कंपाउंड में मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। आप इसे मल्टी लेयर्ड भी कह सकते हो। इसका काम बहुत ही लिमिटेड होता है और ये किसी भी तरीके से सिक्रीशन में या अब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करता। इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन, इट हैज लिमिटेड रोल इन अब्जॉर्प्शन। तो फिर क्या फंक्शन है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का? फंक्शन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट chemical and mechanical stress। इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम है। जैसे कि स्किन का ड्राई सरफेस, अंदर की मॉइस्ट एरिया बकल कैविटी का, इसको कवर करके रखने के लिए, राइट? तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये। अब देखो, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस समझ गए हो आप। सिंपल स्क्वैमस कहाँ पर है और सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पर है, ये भी समझ गए हो आप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉलमनार सेल्स के बारे में। कॉलमनार सेल्स जो हैं, टॉल सेल्स होते हैं, थिन होते हैं, स्लेंडर सेल्स। दे आर टॉल स्लेंडर सेल्स with elongated nucleus at base। They have elongated nucleus at base। ऐसे सेल्स को पिलर लाइक सेल्स भी बोल सकते हैं। They can also be called as pillar like cells। कई बार ऐसा होता है इनमें भी मॉडिफिकेशन मिलते हैं, यानी कि दे मे बियर माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन वाला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, यानी कि क्यूबॉइडल में भी मैंने आपको नहीं बताया ये लोकेशन प्रॉपर कहाँ पर है, एंड कॉलमनार में भी हम इस मॉडिफिकेशन को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोकेशन के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्टमक, they are present in bile duct, they are present in liver। And what is the function? Secretion and absorption। इसका भी काम क्या है, सिक्रेशन और फंक्शन में, ये सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन के फंक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। अब कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे कि कहाँ पर इनकी लोकेशन है और उस जगह पर ये क्या काम करते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार भी बता दूं। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, सो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार कई बार मॉडिफाइड होता है सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है
उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। एंड द अदर इज नॉन ciliated stratified columnar, यानी कि कॉलमनार की बहुत सारी लेयर है लेकिन ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं है। इन सब में न्यूक्लियस भी होगा और नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो कहाँ पाया जाता है ciliated stratified columnar? It is present in larynx and present in uterus in female. नॉन ciliated stratified columnar पाया जाता है यूरिथ्रा इन मेल यूरिथ्रा, और उसके अलावा एपीग्लॉटिस में। इट इज प्रेजेंट इन एपीग्लॉटिस। टेक अ लुक एट दिस पिक्चर। पहला पिक्चर है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो आप जब देख रहे हो सबसे नीचे में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? इसमें एक लेयर जस्ट उसके ऊपर की होती है बेसल लेयर, सबसे बॉटम पे, और ये होती है बाकी की लेयर। तो यहाँ पर सारी लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? स्क्वामस सेल्स की बनी होती है। लेकिन बेसल लेयर क्यूबॉइडल हो सकती है, सिर्फ नीचे वाली लेयर या तो क्यूबॉइडल हो सकती है या फिर कॉलमनार हो सकती है बेस पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारे ही क्यूबॉइडल हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके ऊपर ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स है। टू लेयर्स आपको दिखाई दे रहा है। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, स्फेरिकल न्यूक्लियस है। अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में काम होता है इनका। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में आप देखोगे तो नीचे बेसल सेल किसके हैं? क्यूबॉइडल, और उसके ऊपर अपर सेल्स या एपिकल सेल होते हैं कॉलमनार के। तो न्यूक्लियस इसमें बेसल एंड ओवल है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिथेलियम है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम में आएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नोट पॉइंट में आप लिखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए इसकी खास बात क्या होती है, इसके सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं। आप जैसे फोटो में देख रहे हो सेल्स जो है वो अलग अलग होते हैं, बस एक बेसल लेयर होगी जो वेल डिफाइंड क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होगी। अदर देन दैट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लिए लिखेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये थिनर स्ट्रेचेबल लेयर है। स्ट्रेचेबल लेयर है। इसका बेस लेयर जो होता है वो क्यूबॉइडल होता है। नीचे की बेसल लेयर क्यूबॉइडल होती है, लेकिन बाकी ऊपर की लेयर जो होती है वो कैसी होती है? अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग टाइप की हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इनको कहा जाता है that they are polygonal cells। पॉलीगोनल सेल्स। ये सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? मल्टी लेयर्ड है। और नीचे इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके सारे सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन होता है कि ये एक्सटेंड हो सके, फैल सके। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इज डिस्टेंशन। ये कहाँ पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिटर में और यूरिथ्रा में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So what we know till now about transitional epithelium, ये मल्टी लेयर है और किस तरीके से काम करती है ये हमें मालूम है। जस्ट अ मिनट, देखिए अब एपिथेलियम बहुत सारे तरीके से मॉडिफाई होते हैं।
ciliated epithelium. ciliated epithelium का मतलब होता है फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम bears cilia. फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम bears cilia, तो उसे हम क्या कहते हैं? ciliated epithelium. ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार. अगर एपिथेलियम के सेल का शेप कॉलमनार है तो सिलिएटेड कॉलमनार. अगर क्यूबॉइडल है तो ये हो जाएंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल. सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी. सिलिएटेड कॉलमनार कहाँ पाया जाता है? कंसिस्ट ऑफ. अच्छा, और ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम में एक और चीज बता दूं, मैं सिंपल सिलिएटेड कह रही हूँ, स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड नहीं कह रही हूँ. इसके पहले मैंने आपको स्ट्रैटिफाइड बताया है ना. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. तो सिलिएटेड कॉलमनार कहाँ पर मिलता है? मतलब सेल का शेप कैसा है? कॉलमनार है, ऊपर प्रेजेंट है सीलिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे. cells are cuboidal and they bear cilia. ciliated columnar में न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, ओवल सा. ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है फैलोपियन ट्यूब में. उसके अलावा ये मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. फंक्शन क्या होता है सीलिया प्रेजेंट होने का? सीलियरी मूवमेंट जो है वो फ्लो मेंटेन करती है, जैसे कि फ्लो ऑफ म्यूकस. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का फ्लो करना बहुत जरूरी है, राइट? म्यूकस हो या फिर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, उनका मूवमेंट करवाना हो, तो ये क्या करते हैं? म्यूकस को आगे की तरफ पुश करते हैं थ्रॉट में. और फैलोपियन ट्यूब में ये क्या करते हैं? दे पुश ओवम टुवर्ड्स द यूटेरस, यानी कि मूवमेंट करवाने के काम आते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सिलिएटेड कॉलमनार और कहाँ पर मिलता है? लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो ये तीसरी जगह जहां पर मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन में कुछ एम्प्टी कैविटी होती है, उसे वेंट्रिकल कहा जाता है. ब्रेन के वेंट्रिकल में मिलता है, और ये मिलता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये लोकेशन है. उसके अलावा ये ईयर में भी मिलता है. जस्ट अ मिनट. नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में. वहां पर ये क्या करते हैं? दे मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ, they maintain the circulation of cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid जो वहां पर प्रेजेंट होता है. और नेफ्रॉन और किडनी में ये क्या करते हैं? हेल्प द यूरिन मूविंग. दिस इज अबाउट द सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. सब स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम में है. तो स्पेशल टाइप में पहला आपने क्या पढ़ा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. नेक्स्ट आपने पढ़ा सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम.
नेक्स्ट एपिथेलियम स्पेशल एपिथेलियम में आता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, इसका क्या मतलब होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड? अब सेल्स को ध्यान से देखेंगे, कॉलमनार सेल्स हैं सारे सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ऑल दीज आर कॉलमनार सेल्स। ये बेसल लेयर है या बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको आप कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ये कॉलमनार सेल का न्यूक्लियस इधर है, इस सेल का न्यूक्लियस इधर है। जब आप न्यूक्लियस की पोजीशन के बेसिस पे सेल्स को ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगता है कि दो लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, राइट? देखने पर ऐसा लग सकता है कि दो लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, पर ऐसा एक्चुअल में है नहीं। सेल की एक ही लेयर है और वो एक ही लेयर कहलाती है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, बिकॉज है ये सिंगल लेयर, single layer of cells are present, but this single layer of cells है but appear multi-layered, इसीलिए इसे कहते हैं ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है। और सारे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कौन से सेल्स हैं? कॉलमनार सेल्स, एंड दीज आर अनइक्वल कॉलमनार सेल्स। तो इसमें कुछ सेल्स जो हैं वो लॉन्ग सेल्स हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो शॉर्ट सेल्स हैं। शॉर्ट सेल्स के पास आप न्यूक्लियस देखोगे तो दे हैव राउंड न्यूक्लियस, लॉन्ग सेल्स के न्यूक्लियस आप देखोगे तो दे हैव ओवल न्यूक्लियस। एपिथेलियम है वन सेल थिक बट अपीयर्स मल्टी लेयर्ड। अब स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी मॉडिफाई हो जाता है। फॉल्स, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। मॉडिफाई कैसे होगा इसमें? अगर इसकी लेयर पर सीलिया प्रेजेंट हो, then it will be called as pseudo stratified ciliated columnar epithelium, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं pseudo stratified ciliated columnar epithelium। कई बार इसमें एक और मॉडिफिकेशन मिलता है, वो मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा दिखता है, एक मिनट। One cell is modified and acting as a gland, and cells bear cilia. Now this is known as pseudo-stratified ciliated columnar glandular epithelium। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर एक सेल है जो ग्लैंड की तरह काम करता है, तो इसे कहेंगे हम लोग ग्लैंड्यूलर सेल इज प्रेजेंट हियर। ओके,
सो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे और ग्लैंड प्रेजेंट है। ये कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड नेजल चेम्बर। ये सब जगह पर पाया जाता है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन सिलिएटेड वाला मिलता है वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस में मिलता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन सिलिएटेड। कॉलमनार एपिथेलियम। ये स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है। नेक्स्ट हमने कंपाउंड के बारे में बात किया है। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम जो हमने ड्रॉ देखा है। एक और चीज, ये बेसल लेयर जो मिलती है कंपाउंड एपिथेलियम में, उसे जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेटिव लेयर। मिडिल लेयर में सेल्स जो है वो थोड़े से आपको अलग टाइप के दिखाई देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे पॉलीहेड्रल, लाइक दिस। और सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट सेल्स होते हैं। There are polyhedral cells in the middle layer. अब ये केराटिनाइज्ड हो सकता है या नॉन केराटिनाइज्ड हो सकता है। मतलब पूरी मल्टी लेयर थिक लेयर आप बना लिए, उसके ऊपर में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। केराटिन प्रोटीन, और ये मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं। नॉन केराटिनाइज्ड मतलब जिसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं है, तो वो लाइनिंग में प्रेजेंट है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वोकल कॉर्ड्स। And it is also present in cornea and conjunctiva of eye. स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में कॉलमनार सेल्स हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल में क्यूबॉइडल सेल्स हैं। इनका मॉडिफिकेशन हमें मालूम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो वन मोर स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम, एज ये ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं, राइट। So this is all about epithelium and epithelial tissue. एपिथेलियम में एक चीज मिलती है ग्लैंड, जिसको इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एपिथेलियम टिश्यू के लोकेशन याद रखने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का ड्रॉ है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, मिनी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वियोलस। आप इस तरीके से ड्रॉ बना लीजिए। एक रफ ड्रॉ बनाना है हमें, एक मिनट, और इसमें आप पॉइंट कर लीजिए यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम पढ़ा आपने ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल में, टर्मिनल ब्रोंकियोल में और एल्वियोलस में। आप रिकॉल कर लोगे कि कौन सा लोकेशन पे क्या चीज पढ़ा आपने। ओवरी में आपने देखा जर्मिनल एपिथेलियम है। फैलोपियन ट्यूब में देखा आपने कि सिलिएटेड एपिथेलियम है। यूटेरस में आपने देखा एपिथेलियम कौन सा है। देन वेजाइना और सर्विक्स, जो वेजाइना के लाइनिंग में वही सर्विक्स के अपर पार्ट में भी प्रेजेंट है। तो ओवरी में कौन सा एपिथेलियम है, फैलोपियन ट्यूब,
यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। यहाँ पर आप इस तरीके से रफ ड्रॉ बनाएंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस एपिथेलियम, और उसके बाद आप मेंशन करोगे कि कौन सा एपिथेलियम आपने कहाँ पर पढ़ा था। किडनी, किडनी के अंदर में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो लोकेशन वाइज आप सेल के नाम लिख सकते हो, कौन सा एपिथेलियम है। रिवाइज करने के लिए आप इस तरीके से रिकॉल कर सकते हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। आई में आपने कौन से पार्ट्स में एपिथेलियम पढ़े? कॉर्निया में, रेटिना में। उसके अलावा ग्लैंड्स बना सकते हो आप, एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, intestine, and then you can mark what is the epithelium in buccal cavity, stomach, pancreatic duct, liver, pancreas, intestine. So this will help you remember all the location of epithelium. काफी helpful होता है ये. Epithelium tissue is the only tissue which form glands. So glands are formed by only by epithelial tissue. और कोई tissue नहीं बनाता. They are formed only by epithelial tissue. इनके द्वारा ग्लैंड्स बनते हैं. ग्लैंड्स को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई करते हैं. पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट. डक्ट अगर एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे, और डक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे. देखिए, ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट विदाउट डक्ट. विदाउट डक्ट का मतलब होता है वो अपना सिक्रीशन डक्ट में पोर नहीं करते. ये ग्लैंड है और ये डायरेक्ट किसमें, बगल वाली ब्लड वेसल में अपना सिक्रीशन पोर कर देते हैं, और ये ब्लड वेसल कैरी करके जाती है. जो भी चीज है, जो भी सिक्रीशन है, उसको टारगेट ऑर्गन तक लेकर के जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पर वहीं ऑन द अदर हैंड ग्लैंड्स विथ डक्ट जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ग्लैंड दे हैव डक्ट जिसमें वो अपना सिक्रीशन पोर करेंगे. या तो ग्लैंड्स विथ डक्ट आर प्रेजेंट. दे आर नोन एज एक्सोक्राइन. कुछ ग्लैंड हेटेरोक्राइन प्रकार के भी होते हैं. हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब है वो मिक्स्ड ग्लैंड है. उसका कोई पार्ट एंडोक्राइन है तो कोई पार्ट किसकी तरह काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करते हैं. और उसका एग्जाम्पल है पैंक्रियास. पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड होता है जिसे हम लोग हेटेरोक्राइन कहते हैं. so this is on the basis of mode of pouring. Mode of pouring secretion. वो अपना सिक्रेशन किसमें पोर करते हैं उसके आधार पर उन्हें हमने ऐसे क्लासिफाई किया. एक्सोक्राइन ग्लैंड दो प्रकार से हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर. ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. यूनिसेल्युलर का मतलब है ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जिसमें से कोई एक सेल ग्लैंड के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है. These are all cells with nucleus in them, and one cell out of them is modified and is acting as a gland. ये ग्लैंड की तरह काम कर रहा है जो अपना सिक्रेशन पोर करता है बाहर की तरफ. तो एक इकलौता सेल है जो ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसे कहेंगे यूनिसेल्युलर. मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं एपिथेलियम की पूरी लेयर में,
एंड दे आर मॉडिफाइड लाइक दिस। वो क्या करते हैं, सेल्स सब मिलके एक कैविटी फॉर्म करते हैं और उसके बाद वो लोग सब मिलके ग्लैंड की तरह काम करेंगे। दिस इज मल्टीसेल्युलर ग्लैंड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में एंड इट इज वन एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर। इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीशन, it secretes mucus. So this is one type of gland on the basis of cell. Further हम और classify कर सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, देखिए किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट। ये सिंपल हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। सिंपल का मतलब है डक्ट प्रेजेंट होगा, एक लौता डक्ट, और कंपाउंड का मतलब होता है कि ग्लैंड से निकलने वाला डक्ट, जैसे ये अगर ग्लैंड है तो इससे निकलने वाला डक्ट सिंपल है। कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलता है। So this is compound on the basis of number of duct. On the basis of shape of secretory unit, तो ट्यूब्यूलर जो secretory unit है वो ट्यूब लाइक है। secretory unit का मतलब ग्लैंड की बात हो रही है। एल्वियोलार हो सकती है, मतलब कुछ इस तरीके से कर्व, या फिर एसिनार हो सकती है। एसिनार जो है ये जनरली पाया जाता है पैंक्रियास में। ये सैक लाइक होता है, स्मॉल, बहुत छोटे छोटे स्मॉल सैक हैं, मिलके एक एसिनी बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा मिलता है एसिनार। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, सेरस, म्यूकस मिक्स्ड। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीटरी मैकेनिज्म, ये इतने प्रकार के होते हैं। मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंपल डक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, और यहाँ पर शेप भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती जा रही हूँ आपको साथ साथ में। राइट, I'll just give you a flow chart first. Shape of secretory unit, के आधार पर वो हो सकते हैं ट्यूब्यूलर या फिर एल्वियोलार, जिसे सैक्यूलर भी कहते हैं क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिक्रेटरी यूनिट यानी ग्लैंड का शेप बता रही हूँ मैं। ग्लैंड मतलब एपिथेलियल सेल मॉडिफाई होकर ग्लैंड बनाया है, उसका शेप बता रही हूँ। अब ये ट्यूबुलर में सिंपल ट्यूबुलर हो सकते हैं या कंपाउंड ट्यूबुलर हो सकते हैं। सिंपल में एक है सिंपल अनमॉडिफाइड, दूसरा है सिंपल कॉइल्ड। और इट कैन बी सिंपल ब्रांच्ड। देखो सिंपल का मतलब है ये है शेप सिक्रेटरी यूनिट का। सिंपल कॉइल्ड का मतलब है दिस इज द शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट। सिंपल ब्रांच्ड का मतलब है दिस इज द शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट। कंपाउंड ट्यूब्यूलर का मतलब है समथिंग लाइक दिस। ट्यूब्यूलर है तो शेप क्या होगा, ट्यूब्यूल लाइक होगा। बस कंपाउंड क्योंकि ये हाईली
ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब प्रेजेंट है. So this is one shape, compound tubular, like this. Alveolar या saccular भी दो प्रकार से मिल सकता है, सिंपल और कंपाउंड. सिंपल कंपाउंड में ये हो सकते हैं सिंपल या फिर सिंपल ब्रांच. सो दिस इज alveolar. सिंपल ब्रांच्ड का मतलब like this. कंपाउंड का मतलब हाईली ब्रांच्ड, this is also compound, or this is also compound. Now there is one more type, उसे कहते हैं compound tubulosaccular. Let's take a look at this example given here. सिंपल एल्वियोलर या जिसे एसिनार भी यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है. सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर लुक समथिंग लाइक दिस. एग्जाम्पल है सिबेशियस ग्लैंड. सिंपल ट्यूब्यूलर मिलता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड. सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर मिल रहा है आपको स्वेट ग्लैंड्स. सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर मिल रहा है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड. Then compound tubular, compound alveolar and compound tubuloalveolar. तो मैं यहाँ पर आपको लोकेशन लिख के दे रही हूँ. सिंपल tubular is present in intestinal glands. Simple tubular intestinal glands. Simple coil tubular ये मिलता है sweat glands of skin. सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, स्टमक में. नेक्स्ट वन है कंपाउंड ट्यूब्यूलर. कंपाउंड ट्यूब्यूलर कहाँ मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन म्यूकस ग्लैंड्स, इन माउथ, उसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. In testes. This is one location. Next है alveolar saccular जिसे कहते हैं, वो सिंपल alveolar हो सकता है. So simple alveolar या simple saccular कहाँ मिलता है? ये जनरली ह्यूमन में एडल्ट स्टेज में नहीं मिलता है, ये डेवलपमेंट के दौरान मिलता है. So it is present during development of branched gland only. ह्यूमंस में, अब बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के डिस्कस नहीं कर रही हूँ मैं. सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर मिलता है सिबेशियस ग्लैंड, जिससे सीबम या फिर ऑयल का सिक्रीशन होता है इन योर स्किन, ऑयल ग्लैंड जिसको आप बोल सकते हो. उसके बाद है कंपाउंड एल्वियोलर. दिस कंपाउंड एल्वियोलर इज प्रेजेंट इन मेमरी ग्लैंड्स.
कंपाउंड ट्यूब्यूलोसैक्युलर, यानी कि यहाँ पर ट्यूब्यूल सैक्यूल एंड टिब्यूल तीनों मिलते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड ट्यूब्यूलोसैक्युलर। ये पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स में एंड पैंक्रियास में। So this is on the basis of shape of secretory unit. तो यहाँ पर इस टेबल को वापस देखेंगे, ग्लैंड्स एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन दो प्रकार के हो सकते हैं, राइट? और उसके बाद एक्सोक्राइन नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट, इसको अभी हमने डिस्कस किया है। ट्यूब्यूलर, एसिनार जो है वो ब्रांच्ड को ही कहते हैं, है ना, मतलब कि आपको ब्रांच्ड एल्वियोलार देखने को मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप और सिक्रेटरी यूनिट हमने देख लिया। उसके बाद सिंपल और कंपाउंड भी मैंने आपको बना के बताए हैं, सिंपल टाइप क्या होता है और कंपाउंड टाइप क्या होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, सेरस सिक्रीशन का मतलब होता है वाटरी सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन का मतलब होता है म्यूकस लाइक सिक्रीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स, ये बाय नेचर म्यूकस सिक्रीट करते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ सिक्रीशन इज सेबेशियस सिक्रीशन, यानी कि ऑयल लाइक सिक्रीशन। सेरस के लिए एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड, वाटर लाइक सिक्रीशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट ये तीन तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेटरी मैकेनिज्म। सिक्रेटरी मैकेनिज्म के आधार पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। सिक्रेटरी मैकेनिज्म मतलब ग्लैंड जो है वो कैसे सिक्रीशन कर रहे हैं और उस दौरान कौन सा सेल किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे कहते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन या सिक्रेटरी मैकेनिज्म। सबसे पहला प्रकार का होता है इसमें मीरोक्राइन। I'll explain that to you with the help of a draw. ये सेल्स हैं जो ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं और इसमें एक कोई सेल है जो ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? यहाँ पर ये रीजन है जो ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। सो मीरोक्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन इज डिस्चार्ज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसने जो भी चीजें बनाई होंगी ये उसको बाहर डिफ्यूजन से फेंक देगा। सेल का कोई नुकसान नहीं हुआ, नो लॉस ऑफ सेल और पार्ट्स ऑफ सेल। कोई लॉस हुआ क्या? नहीं। उसे हम कहते हैं मीरोक्राइन या फिर ईक्राइन। फॉर एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ये सब मीरोक्राइन में आता है। दूसरे प्रकार का सिक्रेटरी मैकेनिज्म होता है, उसे कहते हैं एपोक्राइन। नाम में एपो है, एपो का मतलब एपिकल, यानी कि सिक्रीशन इज कलेक्टेड इन एपिकल पार्ट।
सिक्रीशन कहाँ पे कलेक्ट होता है? एपिकल पार्ट में. एंड देन विच लेटर ब्रेक्स ऑफ, वो पार्ट क्या होगा? बाद में ब्रेक ऑफ हो जाएगा फ्रॉम सेल and is discharged as secretion. ये रहे सेल्स, इसमें से एक सेल को सिक्रीट कर रहा है. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि वो रीजन ऊपर ब्लॉक, ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो गया था. यहाँ एपिकल पार्ट में कलेक्ट हो गया. ये एपिकल पार्ट बाद में कट ऑफ करके रिमूव कर दिया गया. ठीक है, तो ये कहाँ पर काम होता है? मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. ये एपोक्राइन प्रकार के ग्लैंड्स हैं. यानी कि सिक्रीशन एपिकल हिस्से में कलेक्ट होता है और वो एपिकल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है. थर्ड इज होलोक्राइन ग्लैंड. होलोक्राइन का मतलब है पूरा का पूरा एंटायर सेल में ही सिक्रीशन भरा रहेगा, filled with secretion, disintegrates and discharges as with secretion. So that is holocrine gland. एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम एंडोक्राइन इसी कैटेगरी में आते हैं. अदर देन दैट सेबेशियस ग्लैंड एक प्रकार का होलोक्राइन ग्लैंड है. यानी कि आपको ये समझ में आया कि सिक्रीटरी मैकेनिज्म के आधार पर क्या होने वाला है. अगर ये सेल है जो कोई एक सेल इसमें से सिक्रीशन कलेक्ट कर रहा है, तो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, वो सेल ही क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा उस एपिथेलियम लेयर से. सो दैट इज हाउ होलोक्राइन वर्क्स. यहाँ पे हमें समझ में आया पूरे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू, कोई भी चीज को अगर बॉडी में एंटर करना है तो उसको एपिथेलियल टिश्यू से होकर गुजरना ही पड़ेगा. हमने सेल जंक्शन के बारे में भी देखा कि सेल आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं. गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, इंटरडिजिटेशंस, इसको हमने डिस्कस किया. एंड हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स भी देखे. To sum up the glands, what we can write is ग्लैंड्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, जिसमें पोर किया जा रहा है. एंडोक्राइन हो सकते हैं या फिर एक्सोक्राइन हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, they can be classified as unicellular, for example goblet cell, or they can be multicellular, right? A method of pouring secretion. And they can also be classified as heterocrine, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है. On the basis of secretory product या फिर नेचर ऑफ secretory प्रोडक्ट के आधार पर ये तीन प्रकार के हो सकते हैं: सेरस, म्यूकस, sebaceous. On the basis of shape of secretory unit, they can be of three types:
tubular, simple and compound. They can be saccular or alveolar, simple or compound, and they can be tubulosaccular. And one more classification on the basis of method of secretion, method of secretion. They can be holocrine, पूरा सेल में भरेंगे सिक्रीशन और सेल को रिमूव कर देंगे. दे कैन बी एपोक्राइन, टिप में सिक्रीशन भरेंगे और टिप को रिमूव कर देंगे. दे कैन बी मीरोक्राइन, सेल का कोई भी भाग का नुकसान नहीं होगा, बस सिक्रीशन बाहर पोर होगा. तो ये सारे तरीके हैं ग्लैंड्स को क्लासिफाई करने के. एंडोक्राइन मतलब कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. मतलब ये लोग अपना सिक्रीशन डक्ट में पोर नहीं करते. द सिक्रीशन इज पोर्ड इन ब्लड और उसके बाद वो ही ब्लड कैरी करके दूसरे जगह लेके जाता है. पर एक्सोक्राइन में सिक्रीशन इज पोर्ड इन डक्ट. लेकिन उससे भी मेजर एक डिफरेंस होता है. एंडोक्राइन के सिक्रीशन जनरली हार्मोनल होते हैं और उन सबको हम हार्मोन्स कहते हैं. पर एक्सोक्राइन के सिक्रीशन जो है वो एंजाइम वाले होते हैं, एंजाइमेटिक सिक्रीशन. जैसे एक्सोक्राइन के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रही हूँ, पैंक्रियाज. पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन भी है ना. तो उसकी जगह हम लोग लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है और इसका सिक्रेशन सलाइवा होता है या फिर एंजाइम्स ऑफ सलाइवा जिसको कह सकते हो आप. एंडोक्राइन के लिए एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा. बाकी तो आपने क्लासिफिकेशन सारा लिखा हुआ है. इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी मैकेनिज्म वाला जो है अभी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इट माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. तो आप इसको ऐसे समझिए कि सारा सिक्रीशन सेल में भरा, सेल को काट के हटा दिया, पूरा होल सेल डिस्टर्ब हो गया. पूरा एपिथेलियल सेल कैसे काम करते हैं ग्लैंड मैंने आपको बताया ना. बहुत सारे सेल हैं, वो लोग कैविटी बना देते हैं और उसके बाद वो लोग सिक्रीशन पोर करते हैं. तो अगर पूरा एक सेल इस पूरे ग्लैंड में से एक सेल में सिक्रीशन डाले और उस सेल को हटा दिए, फिर यहाँ पर नया सेल बना देंगे, राइट. तब उसे क्या कहा जाएगा? होलोक्राइन. पर अगर ऐसा ना करके वो क्या करें, उस सेल के टिप वाले भाग में सिक्रीशन को इकट्ठा करें और टिप को काट के हटा दें, तब वो कहलाएगा एपोक्राइन. और अगर वो ऐसा कुछ भी ना करें बल्कि सिर्फ सामान को डिफ्यूजन करके सब सेल बना के डिफ्यूजन से बाहर कैविटी में भेज दें और कैविटी से वो बाहर चला जाएगा जहां पे उसे डक्ट में डालने वाले होंगे, तब वो कहलाएगा मीरोक्राइन.